जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये जो दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मैंने इतिहास के और भूगोल के बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियोस बना दी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न बता दूंगा और इसके बाद अर्थव्यवस्था के। तो इससे आपकी पूरी जो या समाज विज्ञान किताब है, इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। और हाँ, यहाँ पर यह जो बहुविकल्पी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप तैयार जरूर से कर लेना, क्योंकि यह 2024 बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी है पूर्वी यूरोप और ऑप्शन डी है दक्षिणी यूरोप। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी यूरोप। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका कि वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है द्रविड़ संस्कृत और ऑप्शन सी है दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन डी है सिंहली। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर सिंहली भाषा ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ष 1956 में कानून पारित किया गया था श्रीलंका में, तो वहाँ पर सिंहली भाषा को ही राजभाषा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर आपका कि विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों में निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता में क्या रखते हैं। ऑप्शन ए है प्रभुत्व, ऑप्शन बी है व्यापार और ऑप्शन सी है यहाँ पर भागीदारी, ऑप्शन डी है शक्ति निर्धारण। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागीदारी। यहाँ पर प्रश्न है कि विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों में निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता में क्या रखते हैं, तो भागीदारी रखते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आपका यहाँ पर है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। तो ऑप्शन ए है प्राचीन लोकतंत्र, ऑप्शन बी है आधुनिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी है मध्यकालीन लोकतंत्र और ऑप्शन डी है स्थानीय लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक लोकतंत्र। तो यहाँ पर जो आधुनिक लोकतंत्र है वह सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो किस सन में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1992 में और ऑप्शन डी है 2004 में। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर 1992 में, क्योंकि जो पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी भारत में वह 1992 में ही हुई थी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। ऑप्शन ए है एकत्रित करने की, ऑप्शन बी है समाधान करने की और ऑप्शन सी है विचार करने की, ऑप्शन डी है समाजीकरण करने की। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर समाधान करने की, यानी कि जो लोकतंत्र है वह सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच समाधान करने की कोशिश करता है। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर आपका कि कौन सा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक समाज, ऑप्शन बी है प्राकृतिक समाज, ऑप्शन सी है समरूप समाज और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक समाज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर समरूप समाज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक नहीं होती, तो वो होती है समरूप समाज में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर
कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यूगोस्लाविया, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था वह यूगोस्लाविया देश को सामना करना पड़ा था। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए है लोकसभा और ऑप्शन बी है यहाँ पर विधानसभा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है पंचायती राज की संस्थाएं। तो जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वह है पंचायती राज की संस्थाएं। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर कि धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन किसका रूप होता है? ऑप्शन ए है सामाजिकता का अभाव, ऑप्शन बी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक कारण और ऑप्शन डी है आर्थिक समावेशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सांप्रदायिकता। जो धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन होता है वह सांप्रदायिकता का होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है शिक्षाविद, ऑप्शन सी है समाज सुधारक और ऑप्शन डी है लेखक। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेरियार रामास्वामी नायकर थे वो थे यहाँ पर समाज सुधारक। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी समाज सुधारक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर कि सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी है स्वतंत्र व्यवहार, ऑप्शन सी है सकारात्मक व्यवहार और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक व्यवहार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्र व्यवहार, क्योंकि जो सत्ता अधिकारी होते वह अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर कि लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक घटनाओं और ऑप्शन सी है जनसंघर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लोकतंत्र का विकास होता है वह होता है यहाँ पर जनसंघर्ष के माध्यम से। तो जनसंघर्ष जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पर कि पर्यावरण आंदोलन एवं महिला आंदोलन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक गतिविधियों पर, ऑप्शन बी है सामाजिक संरचनाओं पर, ऑप्शन सी है आर्थिक समानताओं पर और ऑप्शन डी है मुद्दों पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्दों पर, क्योंकि जो पर्यावरण आंदोलन एवं महिला आंदोलन होता है वह मुद्दों पर आधारित होता है। तो मुद्दों पर यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर है कि लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना जाता है? ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों का, ऑप्शन बी है सरकार का, ऑप्शन सी है जन प्रतिनिधियों का और ऑप्शन डी है चुने गए सदस्यों का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे सरकार का एक रूप माना जाता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक परिणाम, ऑप्शन बी है राजनीतिक परिणाम, ऑप्शन सी है आर्थिक परिणाम और ऑप्शन डी है सामाजिक परिणाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक परिणाम, क्योंकि यहाँ पर जो आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम के रूप हैं। तो यही आपका आर्थिक परिणाम जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है कि लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है मताधिकार, ऑप्शन बी है नागरिक, ऑप्शन सी है सामाजिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नागरिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को नागरिक रूप में परिवर्तित करता है। नागरिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18।
तो प्रश्न नंबर 18 है यहाँ पर कि समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए है राजतंत्र शासन, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन सी है लालशाही शासन और ऑप्शन डी है प्रजातांत्रिक शासन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया गया। ऑप्शन ए अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2007 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 2008। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अक्टूबर 2005, क्योंकि सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2005 में बनाया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 20। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है। ऑप्शन ए है सामाजिक तंत्र, ऑप्शन बी है लोकतंत्र, ऑप्शन सी है आर्थिक तंत्र और ऑप्शन डी है राजनीतिक तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर लोकतंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को लोकतंत्र ही समाप्त करता है। तो यही लोकतंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यही थे हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको मैंने बता दिया है, 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। तो आई होप कि आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन्हें आप लोग तैयार भी जरूर से कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी इसी तरीके से इम्पोर्टेंट चीज़ें अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।